नमस्कार साथियों, मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रंग। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, वो सुप्रीम कोर्ट के भीतर हुआ एक ऐसा मामला है जिसने पूरे इकोसिस्टम को हिला करके रख दिया है। और ये जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि सीजेआई सूर्यकांत जी ने खुद दी है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के भीतर धोखाधड़ी हो रही है। फर्जी केस, फर्जी हवाले और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग, यानी कि एआई का। आज मैं आपको 4 ऐसे मामलों की जानकारी दूंगा जो न्यायपालिका के लिहाज से बेहद गंभीर है। इनमें से 2 मामले सीधे सीजेआई सूर्यकांत जी से जुड़े हुए हैं और 2 मामले देश के मशहूर वकील कपिल सिब्बल से जुड़े हुए हैं। मेरी आपसे अपील है कि कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट में बस इतना लिखिए, हर हर महादेव। बस दोस्तों, पहला मामला ऐसा है जिसकी उम्मीद शायद आपने भी नहीं की होगी। छत्तीसगढ़ के गांवों में पादरियों की एंट्री पर बैन। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के 8 गांवों में ईसाइयों, पादरियों और धर्मांतरण का खेल कराने वालों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। यह मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट गया, वहां से राहत नहीं मिली और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत नहीं दी और बिल्कुल साफ कहा कि एंट्री बैन बिल्कुल सही है। बेंच कौन सी थी? जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता। याचिकाकर्ता की ओर से वकील थे कोलिन गोन्सावेल्स, सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीईएसए कानून 1996 के तहत ग्राम सभाओं को अपनी संस्कृति और परंपरा की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। साथियों, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गांवों की सीमा पर साफ बोर्ड लगे हैं, पादरी व पास्टर का प्रवेश सख्त माना है, बिल्कुल मना है। यह फैसला सनातन संस्कृति और आदिवासी परंपराओं की ऐतिहासिक जीत है मेरे साथियों। और धर्मांतरण का खेल बहुत लंबे समय से हमारे देश में चल रहा है, इस पर आवश्यक कार्रवाई करने की जरूरत है। और एआई जितना अच्छा है उतना बुरा भी है। एक मामला मेरे भी संज्ञान में आया है। मेरे बड़े भाई तिलमापुर गांव के पूर्व प्रधान नागेश्वर मिश्रा जी के माध्यम से मुझे ये जानकारी मिली। इस पर भी मैं आऊंगा। फिलहाल अभी हम पादरियों की जो एंट्री है, जो बैन लगा है, उस विषय पर अपनी बात को आप सबके सामने रखेंगे। ये फैसला सनातन संस्कृति और आदिवासी परंपराओं की ऐतिहासिक जीत है। और सबसे बड़ी बात, जुडिशरी के भीतर इतना बड़ा फ्रॉड। दोस्तों, दूसरा जो मामला मैं बताने जा रहा हूं, पहला मामला तो मैंने बता दिया, अब दूसरा मामला जो बताने जा रहा हूं, ये मामला है सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच के सामने। सीजेआई सूर्यकांत जी ने खुलासा किया कि कुछ वकील एआई से याचिकाएं बना रहे हैं और उनमें ऐसे केस लॉ का हवाला दिया जा रहा है जो अस्तित्व में ही नहीं है। जस्टिस नागरत्ना ने उदाहरण दिया कि मर्सी वर्सेस मैनकाइंड, जो कभी हुआ ही नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसका हवाला दे दिया गया। सीजेआई ने सख्त चेतावनी दी, अगर यह चलता रहा तो कोर्ट कड़ी कार्रवाई करेगा। तीसरा मामला
3 जजों की बेंच का है, जिसका नेतृत्व खुद सीजेआई सूर्यकांत कर रहे थे, और 10 सोशल एक्टिविटिस्ट वकील कपिल सिब्बल। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सीएम असम, सीएम उत्तर प्रदेश, सीएम उत्तराखंड, सीएम मध्य प्रदेश, ये सब हेट स्पीच देते हैं। अब दूसरे धर्मों के नेताओं को पूरी तरह छोड़ दिया गया, केवल हिंदू धर्म के नेताओं को टारगेट किया गया। हेट स्पीच दोनों तरफ से आती है और पूरा देश देखता है, जानता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि यह याचिका व्यक्ति विशेष को निशाना बनाकर दायर की गई है। सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा गया कि नई याचिका लाओ बिना नाम के। अब लालू यादव और चारा घोटाला पर जरा हम लोग प्रकाश डालेंगे। ये उन्हीं से जुड़ा हुआ है। चौथा मामला, देवघर कोषागार चारा घोटाला। सजा हो चुकी है, फिर भी जमानत और सजा निलंबन। सीबीआई ने इस पर आपत्ति जताई है। यह आदेश कानून के खिलाफ है। लालू यादव की ओर से वकील कपिल सिब्बल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कानून जानते हैं, आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करेंगे। दोस्तों, ये चारों मामले बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एआई फ्रॉड हो रहा है, धर्मांतरण पर सख्त रुख अपनाया गया है, हेट स्पीच पर सेलेक्टिव याचिकाओं को रोका गया है, और बड़े नेताओं के मामले में भी कानूनी संतुलन रखा जा रहा है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में मेरा सहयोग कीजिए। अब ये तो 4 मामले मैंने आपको बता दिए, 5वां एक मामला आया है। मैं थोड़ा 2 सेकंड समय लूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि वो मामला है क्या। ये मामला हमारे गांव के पूर्व प्रधान रहे और नागेश्वर मिश्रा जी पिंटू उनका नाम है, और उन्होंने ये मामला अभी प्रधानमंत्री जी को उन्होंने लिखा है पत्र इस विषय पर, और इस विषय के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उनका मामला क्या है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि अमेरिकी सोशल नेटवर्किंग कंपनी मेटा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको कहा जाता है, पूरा नाम इसका है, को भारत में प्रतिबंधित करने के संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा है। उन्होंने निवेदन किया है कि अमेरिकी सोशल नेटवर्किंग एजेंसी मेटा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भारत में प्रतिबंधित करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि मेटा एआई सनातन संस्कृति के लिए मीठा जहर है, स्वीट पॉइजन है। जिस तरह मैकाले ने हमारी सनातन संस्कृति को नष्ट करने के लिए शिक्षा के माध्यम से इस तरीके की कृत्य किया जो कि असहनीय है, आज भी उसका दर्द हम सभी के हृदय में है, उसी तरह मेटा एआई हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए हमारे लोगों को धर्म और संस्कृति के बारे में गलत जानकारी उपलब्ध करा करके हम लोगों को भटकाने व गुमराह करने का कार्य कर रहा है। अपने इस कथन को सत्य सिद्ध करने के लिए मेटा एआई से उन्होंने कुछ प्रश्न किया। उन्होंने प्रश्न किया मेटा एआई से 15 फरवरी 2026 को सुबह 8:27 पर अपने व्हाट्सएप नंबर 9415840821 पर उन्होंने पूछा कि शिव जी का विवाह किस महीने में हुआ था। मेटा एआई से उन्होंने पूछा। उसका उत्तर मेटा एआई द्वारा इस प्रकार दिया गया कि शिव जी का विवाह फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, और इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था।
इस पर नागेश्वर मिश्रा पिंटू जी ने मेटा एआई से कहा कि यह जानकारी गलत है, क्यों न मेटा एआई के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। तब मेटा एआई ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा कि मैं अपनी गलती के लिए माफी चाहता हूं। शिव जी का विवाह फाल्गुन महीने में नहीं हुआ था, बल्कि महाशिवरात्रि के दिन हुआ था, जो फाल्गुन महीने में नहीं था, कृष्ण पक्ष शायद हाँ, फाल्गुन महीने में नहीं हुआ था, बल्कि महाशिवरात्रि के दिन हुआ था, जो फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को नहीं, बल्कि माघ महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। लेकिन विवाह तिथि के बारे में विभिन्न मत और कुछ स्रोतों के अनुसार शिव जी का विवाह वैशाख महीने में हुआ था। मैं अपनी जानकारी को सही करने की कोशिश करूंगा और भविष्य में बेहतर जानकारी प्रदान करने का प्रयास करूंगा। ये मेटा एआई का उत्तर था। मेटा एआई के रूप में अपनी जिम्मेदारी समझता हूं और अपनी गलतियों को सुधारने का मैं प्रयास करूंगा। ये मेटा एआई कह रहा है। आपकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद और मैं आशा करता हूं कि आप मुझे अपनी गलतियों को सुधारने का मौका देंगे, जिससे अब इससे स्वतः सिद्ध होता है कि मेटा एआई जानबूझकर सनातन धर्म और सनातन संस्कृति को नष्ट करने के उद्देश्य से हमें और हमारे लोगों को गलत जानकारी देकर भटकाने व गुमराह करने का कुचक्र रच रहा है। इस प्रकार दोनों ही स्थिति में मेटा एआई को प्रतिबंधित करना न्यायोचित है, क्योंकि जिसे धर्म और संस्कृति का ज्ञान नहीं है, वह धर्म और संस्कृति पर अज्ञानता के कारण गुमराह कर रहा है। विदित हो कि जिस सनातन संस्कृति को मुगल आक्रांता अपने क्रूरतम आक्रमण से नष्ट नहीं कर पाए, जिस सनातन संस्कृति को मन से काले तन से गोरे अंग्रेज नष्ट नहीं कर पाए, उसे मेटा एआई हमारे लोगों को जानकारी के अभाव में भटकाकर गुमराह करने के साथ साथ नष्ट और भ्रष्ट कर देगा। सुप्रीम कोर्ट को भी इसी का डर है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि जितने भी वकील हैं लगभग एआई से याचिका तैयार कर रहे हैं, जिसमें कानून जो एक्ट है वो कभी संविधान में है या नहीं है। तो अतः माननीय आखिरी में उन्होंने प्रधान जी ने कहा कि अतः माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि मेटा एआई को भारत में प्रतिबंधित करने के लिए यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें। साक्ष्य के रूप में मेटा एआई से जो व्हाट्सएप पर जो चैट हुई है उसका स्क्रीनशॉट संलग्न कर रहा हूं। शेष आवश्यक साक्ष्य माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। अब प्रधान जी, हमारा उच्च न्यायालय भी इस चीज को लेकर के सतर्क हो चुका है और निश्चित रूप से इस पर अवश्य कोई न कोई कार्रवाई होगी। मिलते हैं अगले राष्ट्रवादी वीडियो में। जय हिंद।